अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के बहुत अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं। उसको कहते हैं सांस की एलर्जी या एस्थमा या दमा, जिसे हम ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। तो इसमें अमूमन ये होता है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी ये किसी हद तक कम या ज्यादा जिंदगी में साथ रहती है। इसकी वजह क्या होती है? इन बच्चों में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं मौरूसी, जिसकी वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से कि बच्चों की सांस की नालियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हवा को गुजरने में तंगी आती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। और अगर इसको बर वक्त ना इलाज किया जाए तो खुदा ना खास्ता बच्चों की सांस रुक भी सकती है। तो अलामात इसके अलावा ये होती हैं कि कभी कभार ये बच्चे सारी सारी रात खांसते रहते हैं और इतना ज़्यादा खांसते हैं कि उसके बाद उन्हें उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। भागने दौड़ने से बच्चों की सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और कभी कभार दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। बार बार बच्चे जैसे ही मौसम तब्दील हुआ, सर्दियाँ आई, थोड़ी सी ज़रा सी डस्ट में गए तो बच्चों को अटैक हो गया, जिसके बाद उनका खांसी आना शुरू हो गई, सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बार बार नेबुलाइजेशन करवाने की ज़रूरत पेश आती है, अस्पतालों के चक्कर, मल्टीपल कफ सिरप्स, एंटीबायोटिक्स और तरह तरह की दवाइयाँ। साल में कई दफ़ा बच्चों को ऐसे अटैक हो सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है उनको कभी कभार ऐसे होता है कि हर महीने बाद भी एक आधा दमे का अटैक हो जाता है। इसके साथ कुछ को एग्जिस्टेंट कंडीशंस भी होती हैं, यानी कुछ ऐसी और अलामात बीमारी की भी मौजूद होती हैं जो दमे के अलावा होती हैं, जैसे कि जिल्द का बहुत जल्दी लाली आ जाना, सुर्खी हो जाना, रैश बन जाना। उसका भी कोई ना कोई ऐसा ही ट्रिगर होता है जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं या आसान जुबान में एक्जिमा भी कहते हैं, उसके साथ लिंक है। इसके अलावा कुछ बच्चों को फूड एलर्जी होती है, पीनट एलर्जी है या एग एलर्जी है या समटाइम्स काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, तो वो भी दमे का एक हिस्सा होता है। और कभी कभार कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नजला बहता रहता है, छींकें बहुत ज्यादा आती हैं खासतौर पे सुबह उठ के, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो दमे के साथ कभी कभार इसकी भी एसोसिएशन होती है। तो वजूहात की जब जैसे हम बात करें कि तो देखें, इसका तो जेनेटिक कंपोनेंट है, यानी मौरूसी है, विरासत में मिलता है, एक से दूसरे को नहीं लग सकता, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स में या उनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है दमे की। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी माहौल में ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को दमे का अटैक होता है, जिसमें सबसे अहम तो डस्ट वगैरह है, डस्ट एलर्जी है। कभी कभार ठंडी हवा से भी इन बच्चों को हो जाता है। वायरसेस, जैसे मौसम तब्दील होते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चों को दमे का अटैक हो जाता है। पेट्स, जैसे कि घर में बिल्लियां या तोते रखे हुए हैं तो उनके ऊपर, उनकी भी फर के ऊपर से छोटे छोटे बाल गिरते रहते हैं, कभी कभार ये नजर नहीं आते, तो ये भी बच्चों की सांस की नाली में जाते हैं और उन्हें बार बार अटैक करते हैं। इसके अलावा घर में कालीन हैं, स्टफ टॉयज हैं, बहुत ज़्यादा परफ्यूम, फ्रेग्रेंट वाली चीज़ों से भी इन बच्चों को अटैक हो जाता है। इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे हैं, जैसे कि मच्छर को भगाने वाले स्प्रे या कॉइल जलाने से। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि घर में कोई मर्द हजरात या पेरेंट्स स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और स्मोकिंग वाली जगह पे भी उसका असर काफ़ी देर तक रहता है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और कभी कभार इन बच्चों को कुछ दवाइयों से भी इनका दमा फ्लेयर अप हो जाता है, जैसे कि ब्रूफिन वगैरह या कुछ और दवाइयाँ होती हैं। तो अब ये है कि इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये कि अगर आपके बच्चे को नया नया दमे का मतलब तशखीस हुई है और आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर बच्चे की खुदा ना खास्ता सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, उसे बहुत दिक्कत आ रही है, बिल्कुल खांसी नहीं रुक रही है, तो आप घर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें और फौरन बच्चे को इमरजेंसी ले जाएं, क्योंकि कभी कभार दमे का अटैक बहुत सीवियर होता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, जिसे हम स्टेटस एस्मेटिकस कहते हैं। उस सूरत में बच्चे को आईसीयू में एडमिशन की और मल्टीपल दवाइयों की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा जो फौरन चीज़ें की जा सकती हैं कि आप ट्रिगर्स का ख्याल रखें, यानी जिन चीज़ों का भी जिक्र किया गया था कि उनसे दमा होता है, घर में वो सारी चीज़ें ख़त्म करें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। बाहर निकलते हुए बच्चे को मास्क पहनाएं, हेल्दी डाइट दें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, फ्लू वैक्सीनेशन करवाएं, बाकी सारी वैक्सीन भी टाइम पे करवाएं, ताकि बच्चे को इसका अटैक कम से कम हो।
اور نیبولائزیشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو اس میں 2-3 دوائیاں ہی استعمال ہوتی ہیں جو بچے کے وزن کے حساب سے دی جاتی ہیں. بار بار بدل کے بچے کو نیبولائزیشنز کروائیں. اس کے علاوہ سم ٹائمز بچوں کو شارٹ کورس اسٹیرائڈس کے دینے پڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت پڑے, لیکن کبھی کبھار بچوں کو سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس کے لیے اینٹی بایوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ مونٹیلیوکاسٹ ہے, اس کا ذرا لانگ ٹرم استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دمے کے بار بار اٹیک ہوں, اس کی شدت بہت زیادہ ہو, ہفتے میں 1-2 دفعہ اس طرح کی نوعیت ہو, تو پھر ریسپریٹری فزیشین بچے کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے جس میں اورل اسٹیرائڈ تھراپی ہے, یعنی کھانے کے لیے لمبے عرصے کے لیے اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں, یا امیونو تھراپی ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن آئے تو آپ گھر میں خود سے بچے کو ٹریٹ نہ کرتے رہیں. اب انہیلرز کی بات کرتے ہیں. انہیلرز بچے کو لانگ ٹرم دمے کے لیے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو بار بار دمے کا اٹیک نہ ہو. لیکن انہیلرز کا نام سنتے ہی ہمارے معاشرے میں پیرنٹ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا اب یہ اس کے اوپر ہی رہے گا, ساری زندگی کے لیے اس کو لگ جائیں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے جیسے بچے کے دماغ کا کنٹرول بہتر ہوتا ہے ویسے ہی انہیلرز کو کم کیا جاتا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو کم کرتے کرتے ختم کر دیا جاتا ہے. ان کو ہم کنٹرولرز کہتے ہیں, یعنی جو دمے کو کنٹرول کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ بچوں کو بہت زیادہ ریپیٹڈ یا بار بار اٹیک ہوتے ہیں تو انہیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ تھوڑا لمبا عرصہ تک بچے کو انہیلرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو دمے کو وقتی کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشن ہوتی ہے. اگر بچے کا دمہ اس کی وہی شدت لمبے عرصے سالوں تک چلتا رہے تو اس کے بڑے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں بچے کی گروتھ پہ, جس میں اس کی چیسٹ کی شیپ چینج ہو جاتی ہے, چھاتی کی شکل بالکل تبدیل ہو جاتی ہے, چھاتی باہر کو نکل آتی ہے. ایسے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, جو ان کی جینیٹک پوٹینشیل ہے اس سے وہ قد میں کافی چھوٹے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان بچوں کو شروع کے کچھ سالوں میں ان کا وزن بالکل نہیں بڑھتا, بچے بہت دبلے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے غذائی قلت کا شکار ہے کیونکہ وہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے. تو دمے کا مکمل علاج کروانا, بر وقت علاج کروانا اور لمبے عرصے تک اس کا فالو اپ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں امید کرتی ہوں یہ معلومات آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی. تھینک یو.